अभी हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग है 11.6 एनसीईआरटी का, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्या एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है समझते हैं हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जिसको कि क्वांटम कहते हैं। कोई भी चीज का सबसे छोटा इकाई उसको क्वांटम बोला जाता है। जैसे कि एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन का अर्थ यही हुआ कि जैसे लाइट एनर्जी है ना, तो लाइट बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल का बना होता है, उस छोटे पार्टिकल को कहते हैं फोटोन। अच्छा, उस जो छोटा छोटा पार्टिकल है छोटा छोटा सा, उसी को कहते हैं क्वांटम, क्वांटम ऑफ लाइट, मतलब लाइट की सबसे छोटी मात्रा। जैसे बोलेंगे क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का सबसे छोटा मात्रा। सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज। क्वांटम ऑफ कोई भी चीज का बात करें, मतलब उस चीज का सबसे छोटा मात्रा। तो लाइट का सबसे छोटा मात्रा फोटोन, लाइट यानी उस चीज का सबसे छोटे पार्टिकल जो वो क्या है? रेडिएशन, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन, लाइट सब क्या है? एक प्रकार का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। जैसे सन से यहां तक जो लाइट आ रहा है वो सब क्या है? एक प्रकार का रेडिएशन। ठीक है, तो वही सब कहना था आइंस्टीन का कि भैया ये 5 मार्क्स का पूछता भी है कि आइंस्टीन के इक्वेशन के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का, कई बार ऐसे बिहार बोर्ड में तो देख भी किए, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, 5 मार्क्स वाला। ठीक है, क्या है ये बात करते हैं। आइंस्टीन का इक्वेशन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा होता है मेटल प्लेट से, ठीक है, मेटल प्लेट है ऐसे करके यहां से, है ना, इसमें से क्या होता है? लाइट आकर के गिरा तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। इस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा? जरा ध्यान से देखा जाए। हम लोग जैसे उदाहरण के लिए अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन उदाहरण के लिए अगर 7 जूल है और आने वाला फोटोन अगर 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है, तो 10 जूल में से 7 जूल इसके वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा। बाकी बचा जो 3 जूल होगा वही 3 जूल लेकर के काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? यही होगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा अपना उधर जो भी हो, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा उदाहरण में का, ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि 3 जूल, और जो आने वाला फोटोन का एनर्जी यानी कि क्या? 10 जूल, और मेटल का वर्क फंक्शन क्या? 7 जूल। ये उदाहरण के लिए ऐसे ही 7 जूल, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि 7 जूल होता है, अलग अलग मटेरियल का तो अलग अलग होता है कि नहीं? हम समझाने के लिए बात बोले, मान लीजिए आने वाला फोटोन टोटल 10 जूल लेके आया, उसमें से 7 जूल वर्क फंक्शन में खर्च हो गया तो घटा दिए, बाकी बचा 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ा। यही है क्या उसका इक्वेशन। ये सब ये वाला कलर वाला जितना है ये सब चीज लिखने वाला नहीं है, खाली यही है ऐसे बस बात। तो ऐसे समझने के लिए हम बता दिया है ना। अच्छा, दिस इज क्या है? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वही काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बराबर आने वाले फोटोन का एनर्जी और माइनस वर्क फंक्शन, दोनों को हटा देंगे तो हमको क्या? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब इसी पे आधारित हम लोग को एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जितना भी ऑब्जर्वेशन था वो सारा ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। 5 मार्क्स का ये चीज बोलता है कि एक्सप्लेन कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशन, ऐसे करके पूछने वाला चीज है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में भी है ना, हर प्रकार के एग्जाम में पूछता है। अच्छा, अब ये तो इक्वेशन है अपने पास, अब इसके आधार पे देखो हम लोग किस तरीके से जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन था उसको एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरेटिकल रहता है ये चीज, तो बस वही चीज हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। मेटल का वर्क फंक्शन तो क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी अपना जो भी है ये जो वर्क फंक्शन अपना कुछ ना कुछ जो हैगा ये अपना पॉजिटिव डाटा, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इसमें सिर्फ बदलने वाला चीज है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर ये क्या है ना, y बराबर mx माइनस सी जैसा लग रहा है कुछ, एक लीनियर इक्वेशन y बराबर mx माइनस सी, ये y हो गया ये x हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या बनेगा? लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन।
y बराबर mx माइनस सी है, वही है। तो ये यानी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये सब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता ही है कि जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करेगा आने वाले फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे। इस इक्वेशन से भी हमको वही बात पता चलता है ना। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी लीनियरली। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर लीनियरली डिपेंड करता है, लीनियर इक्वेशन बनाता है इजीली। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एट वन टाइम इंस्टेंट वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब अ सिंगल फोटोन। एक टाइम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल फोटोन को ही खा सकता है उसका एनर्जी लेकर के। तो जब वो खाएगा तो कम से कम इलेक्ट्रॉन जब फोटोन खाएगा तो कम से कम कितना अच्छा एनर्जी वाला खाना चाहिए, तब निकलेगा। दाल भात से काम नहीं चलेगा, काजू किशमिश चाहिए उसको, है कि नहीं? ऐसे नहीं निकलेगा। चलो, तो ये बात हो गया, ये सब निकला पड़ेगा हमको। फिर उसी इक्वेशन से देखो और क्या चीज है। उसी इक्वेशन में क्या है कहानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे के मैक्स इज इक्वल टू, चूंकि क्या है अपने पास, चूंकि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, अब माइनस क्या है फाई नॉट वर्क फंक्शन, क्या माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन नहीं है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए इसको एच न्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब ना यह पॉजिटिव डाटा जो है इसमें से इसको घटाएंगे। अच्छा, या इसको ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। निगेटिव में रहेगा तो मिनिमम जैसा होगा ना। मैक्सिमम होने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी को क्या होना होगा, पॉजिटिव। स्पीड रहेगा कुछ ना कुछ, तब ना हाफ एम भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मास तो निगेटिव थोड़ी होता है क्या। अब वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या, पॉजिटिव। तो इसको ये पॉजिटिव होना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए इसको हमको क्या होना चाहिए, इससे बड़ा। अच्छा, इसको यहां पे बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग एक चीज देखो, तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के। ये बराबर क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी तो लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आने वाले फोटोन का एनर्जी, आने वाले फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला फोटोन का फ्रीक्वेंसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो न्यू नॉट से डिनोट करते क्या चीज, इसमें यहां पे ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड, हाँ फ्रीक्वेंसी लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो इस इक्वेशन में देखो, ये वाला चीज का पॉजिटिव होने के लिए ये वाला डाटा को इस वाले डाटा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको बड़ा होना चाहिए, किससे, इससे। तो दोनों में तो एच एच कॉमन है ना, यानी कि फॉर के मैक्स टू बी पॉजिटिव ना, एच न्यू मस्ट बी मोर देन क्या होना चाहिए, एच न्यू नॉट। एच न्यू को ज्यादा होना चाहिए एच न्यू नॉट से। एच एच कट गया तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन का वो ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। यही ना बात हो गया, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। क्या यहां तो लिखे हुए इन नॉट का मान, इसलिए वैसे लिख दिए। यही बात है कि मैक्सिमम काइनेटिक, ये सिंस के मैक्स मस्ट बी पॉजिटिव सो एच म्यू मस्ट बी मोर देन फाई नॉट। ये एच म्यू का मान फाई नॉट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इट मींस कि म्यू का जो मान है वो म्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। म्यू का जो मान है वो म्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, मस्ट बी। अच्छा,
इट मीन्स फ्रीक्वेंसी न्यू मस्ट बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉड। फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाए उसके लिए फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो से दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अगर मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिराना पड़ेगा फोटो इमिशन स्टार्ट होने के लिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पे क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि एक चीज देखो, फाइनॉड, हाँ बोलो 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 क्या चीज, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें इस वाले इक्वेशन में फाइनॉड अगर ज्यादा है तो हमको न्यू नॉड को बढ़ाना पड़ेगा तबे ना निकलेगा। अगर मान लिया जाए 7 जूल किसी मेटल का वर्क फंक्शन है, तो 7 जूल वर्क फंक्शन है तो आने वाले फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लिया जाए 7 हर्ज है अभी, तो 7 हर्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मेटल का वर्क फंक्शन 7 जूल है, तो चलो ठीक है मेरा उसी हिसाब से 7 के हिसाब से 7 हर्ज है, उसके हिसाब से मेरा निकल गया। अगर मेटल का मेटल बदल के दूसरा ज्यादा वर्क फंक्शन वाला मेटल लेके आ जाएंगे तो अब इस वाले से तो नहीं निकलेगा, अब हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिराना पड़ेगा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा। और वैसे भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है हमारा, हाँ नी नॉट पे डिपेंड करता है ना। वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। जैसे इस चीज को हम लोग अच्छे से लिख ले, चूंकि एक बात देखो तो थ्रेशोल्ड ये वर्क फंक्शन बराबर H इंटू क्या है, न्यू नॉड है। वर्क फंक्शन बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब प्लैंक कांस्टेंट इंटू आने वाले फोटोन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही ना, अभी हम लोग यही तो इस्तेमाल किए यहाँ पे। क्या इसी को तो क्या लिखे H इंटू न्यू नॉड, इसी को क्या लिखे H इंटू न्यू नॉड। तो यहाँ पे देयरफॉर जो कहते हैं हमारा इसमें और इसमें डिपेंडेंसी की बात हुई क्या, तो यहाँ पे एक बात इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि न्यू नॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई नॉड। ये डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ाना पड़ेगा इसके हिसाब से, लाइट के हिसाब से मेटल का वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि किसी एक मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है ना, ना इट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मटेरियल ना, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यू नॉड ना, क्या, बट न्यू नॉड डिपेंड ऑन फाई नॉड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई नॉड पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का गिराना पड़ेगा ना, तब ना स्टार्ट होगा। लेकिन जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो हमारा लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा ना। बारिश होता है तो छाता लेके निकलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छाता लेके निकलते हैं तो बारिश होता है, क्या है कि नहीं, दोनों कहानी अलग अलग है। जैसा कि हम लोग बात किए थे एक बार, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में रिलेशन था चैप्टर 3 में, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्या रेसिस्टिविटी ज्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, वहां पे से लोग R इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रो लिख देता है घुमा के। अगर कहते हैं हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, घुमा के कुछ से कुछ बना लिए फॉर्मूला, ऐसा बात नहीं। ये उस पर डिपेंड करता है लेकिन वो इस पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस if frequency of incident photon is more than threshold frequency, फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा तो फोटो इमिशन होगा, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, खाली इंटेंसिटी से काम होना चाहिए, लेकिन यहां पे हम लोग को समझ में आया कि नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करता है,
ना, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देंगे तो काम बनेगा। इक्वेशन के आधार पे कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए लैंग्वेज में इसमें हमको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल टर्म भी आएगा। ठीक है, ये सब चीज। आगे तीसरा पॉइंट क्या है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व ओनली वन फोटोन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है सिर्फ क्या चीज को, एक फोटोन को, एट अ टाइम। एक समय पर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फोटोन then number of photons increases, so the number of ejected electrons increases. Number of photon बढ़ाने से number of electron बढ़ेगा। So in this way we can say that if the frequency of incident photon is more than threshold frequency, comma photo current is proportional to the intensity. अगर आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब जो फोटो करंट होगा, फोटो करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर सेकेंड ना, उसका मात्रा इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा। फोटो करंट इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा यदि आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अगर मान लिया जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में वाला फोटोन गिरा रहे हैं, तो फिर चाहे हम इंटेंसिटी वगैरह का कुछ भी करें, करंट तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना वहां ना। तो आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है, तो उस वक्त इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा कौन, फोटो करंट। इंटेंसिटी डिपेंड करेगा किस पे, फोटो करंट। तो वही हम लोग सैचुरेशन वगैरह करंट का ग्राफ आप सब कुछ जाने थे। अच्छा, आगे एक बात लास्ट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को खाता है, फट से तुरंत एनर्जी लेके निकल लेगा ना, कोई टाइम लैग नहीं होता है। अच्छा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन की मदद से भी इस चीज को दिखा देते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए आने वाला फोटोन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा, रोकने के लिए हमको उतना ज्यादा पोटेंशियल लगे ना। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो निर्भर करता है हमारा किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी रहेगा, उतना ज्यादा हमारा क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा ना। हम लोग जानते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। ये तो तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी जो है आने वाले फोटोन का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब भैया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हम लोग या एच न्यू नॉट बोलो या फिर वर्क फंक्शन फाई बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इसको हम लोग ई इंटू वी नॉट भी तो बोल सकते हैं। यहाँ पे वी नॉट हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ लिखा हुआ है तो उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है, वर्क फंक्शन क्या। अच्छा ठीक, तो ये ऐसे ऐसे है इसमें। अब हमको अगर जरा सा यहां पे देखो तो एक चीज, वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो तो ई को डिवाइड में करेंगे तो एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई लिख सकते हैं क्या। यहां पे देखो तो ये किससे मैच कर रहा है, जरा सा ये हमको इसको अगर बात करें y बराबर एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी, तो ये हो गया हमारा, अगर रोल प्ले कर रहा है y इज इक्वल टू ये हमारा क्या एम एक्स माइनस ये क्या है हमारा c, y बराबर एम एक्स माइनस सी, उसी जैसा है कि नहीं मैथ में जो लोग जानते हैं। ये हमारा क्या है, स्लोप। अरे जब मैथमेटिकल जब इक्वेशन आइंस्टीन का इक्वेशन देख रहे हैं, माने मैथ में घुस गए हम लोग क्या, तो यहाँ मैथमेटिकल तरीका से भी बातचीत करना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ सब कुछ एक है। ये y हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो y और x के बीच ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, स्लोप। ये क्या है, c कांस्टेंट। इसका अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, y हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल और x हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी।
तो इसके पीछे अगर ग्राफ खींचेंगे तो देखो तो ग्राफ कैसा होगा, जरा देखो तो। हेडिंग दिए हैं ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू। चूंकि इक्वेशन है अपने पास क्या, वी हैव, क्या इक्वेशन है भैया, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर h बाय ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइ नॉट बाय ई। क्या यही है ना। इसमें आप लोग देखो तो ग्राफ अगर खींचना है तो कैसे खींचेंगे ग्राफ, जरा देखो। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा देखो तो इसमें जब x का मान 0 करो, है ना, जरा सा इस चीज को थोड़ा ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। इसी यही पीछे वाला इक्वेशन से यहीं से देख के कर लेते, जगह चाहिए, ठीक है, जगह थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। लो इधर हमारा हो गया भी नॉट, इधर हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी। सीबीएसई में ये ग्राफ खूब पूछता है, ठीक है, ये भी, अरे सब भी पूछता है, सब जगह कहां क्या पूछेगा उसका ठिकाना है। चलो देखो यहां पे, अब देखो तो क्या ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो फ्रीक्वेंसी है और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाई एक्सिस पे डाले, इसको एक्स एक्सिस पे डाले, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। अच्छा जब इस एक्स का मान 0 करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा, तो ये टर्म 0, यानी कि भी नॉट बराबर क्या, माइनस फाइ नॉट बाई ई। जब न्यू का मान 0 है, जब न्यू का मान 0 है तो भी नॉट का मान क्या, माइनस में यहां पे माइनस फाइ नॉट बाय ई, निगेटिव, यही है। अच्छा 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 ठीक है, यानी कि एक पॉइंट यहां पर है। अच्छा अब अगला पॉइंट देखो तो, अब भी नॉट को जरा 0 करो, जब भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे कर सकते ना क्या, जब भी नॉट को 0 करेंगे तो ये फाइ नॉट इंटू ई इधर आ जाएगा। अच्छा यहां पे एक चीज देखो, हम लोग ग्राफ के लिए एक बात देख सकते हैं ना, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं यहां पे क्या, व्हेन न्यू इज इक्वल टू 0, देन जब ये 0 था तो भी नॉट बराबर क्या, देन भी नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस फाइ नॉट बाय ई। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद व्हेन इसको 0 करेंगे, व्हेन भी नॉट इज इक्वल टू 0, अरे बताओ मैथमेटिशियन सब क्या होगा यहां, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो देखो तो इसको जब 0 करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, यानी कि देन जरा सा ध्यान से सुनो, तो इसको लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू h बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस फाइ नॉट बाई ई, ये इस तरफ आ जाएगा, तो फाइ नॉट बाई ई इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई और ई कट जाएगा। अच्छा ठीक है, और फाइ नॉट के जगह पे h इंटू न्यू नॉट लिख सकते हैं क्या, फाइ नॉट के जगह पे h इंटू न्यू नॉट, ई और ई कट गया। अच्छा ई और ई कट गया, और इधर हो गया h न्यू, तो यहां पे ये भी कट जाएगा, तो न्यू नॉट बराबर क्या, न्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, उस वक्त जो है फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, यानी कि जो उस वक्त हमारा ये इसका मान क्या आएगा, न्यू का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, यहां पे कुछ आएगा, तो ये वाला पोजीशन हमारा क्या कहलाएगा, न्यू नॉट, ये वाला पोजीशन क्या है, न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी का मान न्यू नॉट के बराबर। अब देखो दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमको तो ग्राफ मिलेगा। चलो तो जब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो देखो जरा सा ग्राफ खींचते हैं कैसे, देखो एक चीज, यहां पर हम डॉटेड लाइन लिए, कोई बताओगे यहां डॉटेड लाइन क्यों लिए और यहां पे एकदम सॉलिड लाइन क्यों लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इधर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले फोटो इमिशन तो होगा ही नहीं क्या, तो इधर ग्राफ, इधर मेरा क्या है, अनरियल,
और इधर हमारा इधर रियल है। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले फोटो इमिशन होगा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है, उससे और पीछे जाएंगे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे तो फोटो इमिशन होगा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे और थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, एक आध पॉइंट। ये वाला जो ये है, अगर ये थीटा है तो यहां पर हम जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू एम, और स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, यहां पे देखो तो स्लोप हमारा क्या होगा जी बताओ। यहां पे एक बात जो मैं तुम्हें ले जानते हो, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी ये हमारा क्या एच बाई, इसी को ना स्लोप बोलते हैं। y बराबर एम एक्स माइनस सी। मैथ वाले हल्का सा वो तो ठीक है, चलो बाकी बायोलॉजी वाला तो पता नहीं यार क्या करें। थोड़ा लीनियर इक्वेशन अपना दोस्त लोग से पढ़ना होगा लोग को। तो क्या बात की है, स्लोप इतना आया, यानी कि ये समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी लीनियरली विथ स्लोप h बाई ई, विथ स्लोप h बाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है, कितना स्लोप के साथ, h बाई ई स्लोप के साथ। ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है सब, समझे। अगर इसी में मेटल अलग अलग होगा, ज्यादा वर्क फंक्शन वाला होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा। और ज्यादा वर्क फंक्शन वाला होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा तो ग्राफ और एक तो यहां आ जाएगा। जैसा कि सेम टू सेम हम लोग एक बार खींच चुके हैं पहले भी, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे आखिरी ग्राफ हम लोग खींचे थे सिंगल मेटल के लिए और मल्टीपल मेटल के लिए। ठीक है, वही सेम चीज है। अभी उसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन हुआ था, उस ऑब्जर्वेशन में ये ग्राफ आया था, वो सब कैसे हुआ, ये सब सारा चीज। तो ये हम लोग जो अभी बात किए, ये हम लोग टोटल आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के आधार पर, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के आधार पर क्या कहते हैं, आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोग एक्सप्लेन किए। ठीक है, यहां से हमको ये समझ में आया इस वाले चीज से कि क्या होता है, टाइम लगता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी नॉट है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड करता है x पे। किस चीज के लिए भैया, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे तब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ये इसके बीच का ग्राफ हो गया। तो ये हमारा ये वाला जो टॉपिक था आइंस्टीन्स इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि द फोटोन पढ़ना है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़ जाएं।